डॉक्टर पूर्णिमा जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स, श्री सत्य साई कॉलेज फॉर विमेन, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हम हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या मकान संपत्ति से आय के बारे में जानेंगे। कैलकुलेशन सीखेंगे कि किस प्रकार की मकान संपत्ति है और उसमें किस प्रकार के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जिससे कि हम एक कर योग्य मकान संपत्ति की आय की गणना कर सकें। राइट। तो सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स के बारे में देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स में हम जानेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के पश्चात हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। जो रूल्स हैं सेक्शन 24(1) के वो हमें समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ हम एनुअल रेंटल वैल्यू डिटरमाइन करना सीख जाएंगे। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो वहां पर किस प्रकार से हमें स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन करके ARV या एनुअल रेंटल वैल्यू डिटरमाइन करनी है, वह भी सीख जाएंगे। राइट। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितने प्रकार की हाउस प्रॉपर्टीज हैं, मकान संपत्तियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके पश्चात हम वार्षिक किराया मूल्य, एनुअल रेंटल वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ARV भी कहते हैं, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है वह जान पाएंगे। रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम क्या है, इसको समझ पाएंगे। इसके पश्चात हम वार्षिक मूल्य का निर्धारण या उसकी गणना करना सीखेंगे। धारा 24 के अंतर्गत प्राप्त कटौतियों को जान पाएंगे। इसके पश्चात जो ऋण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसका उपचार या उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी हेड में होगा वो हम सीख पाएंगे। इसके पश्चात यदि हमें किराया प्राप्त नहीं हुआ है, अनरियलाइज रेंट, वसूल न हुआ किराया, राइट, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वह हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे और उसकी पोजीशन देख पाएंगे कि कहां पर जाकर अनरियलाइज रेंट की आपको डिडक्शन प्रोवाइड करनी है हमारे एसएससी को, ये भी आप सीख पाएंगे। इसके बाद आपको लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग मिल जाएंगी, रेफरेंसेस मिल जाएंगे और फिर साथ में हम कुछ MCQs हैं, उसके बेस पर अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें हाउस प्रॉपर्टी हेड कितना समझ में आया। राइट। हम देख पा रहे हैं लर्निंग आउटकम्स में कि सबसे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मकान संपत्ति के आय को पहचान पाएंगे। बहुत सारी प्रकार की आय होती है, तो उन आयों में से, उन इनकम्स में से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी है ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके पश्चात वार्षिक किराया मूल्य किस प्रकार निर्धारित करते हैं ये सीख पाएंगे। वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है वह भी सीख पाएंगे। अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है वो भी हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। राइट। और उसके बाद हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज में, वो भी जान पाएंगे, सीख पाएंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मकान संपत्ति से संबंधित है उनको जानेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, उनका आशय क्या है, क्योंकि ये जो वाक्य टर्मिनोलॉजी है ये बार बार हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर अप होती हैं, तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरीके से समझना होगा। सर्वप्रथम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी आपको ये जो टर्म है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आपको क्या बताती है, तो इसका आशय हम यहाँ पर लेंगे कोई भी मकान या मकान से संबंधित कोई भी भवन या भूमि, ये हाउस प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिनोट करता है। बिल्डिंग या भवन से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि कोई भी रिहायशी मकान, व्यवसाय परिसर, गोडाउन, फैक्ट्री भवन, भूमि, ये सब बिल्डिंग में समाहित है। फेयर रेंट, तो हम लिखेंगे कि शहर में ही एक अन्य मकान संपत्ति का किराया क्या है, हमारे ही समान एक अन्य मकान संपत्ति का किराया क्या है, वो फेयर रेंट या उचित किराया होता है। म्यूनिसिपल वैल्यू, ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है जिसको कि हम नगर पालिका मूल्य कहते हैं, ये नगर पालिका द्वारा तय किया गया मूल्य है, निर्धारित किया हुआ मूल्य है, वो हम यहाँ पर ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट का आशय है कि जो किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा जो प्रमाणित किराया तय किया गया है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट का आशय दर्शाता है। इसके पश्चात अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब किराएदार से वसूल न हुआ किराया, राइट, तो वो यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट को दर्शाता है। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब है किराएदार से अद्यत किराया जो आउटस्टैंडिंग है। ओके। म्यूनिसिपल टैक्स क्या होगा, नगर पालिका द्वारा लगाया गया आपके प्रॉपर्टी पर टैक्स, दैट इज म्यूनिसिपल टैक्स।
और उसके बाद कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि आपके मकान संपत्ति के आसपास की सुविधाएं, या अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो लिफ्ट की सुविधाएं अगर आपको प्रोवाइड की गई हैं तो ये सब कंपोजिट रेंट के अंतर्गत ये सुविधाएं आती हैं। अब हम देखेंगे बेसिस ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 22। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 के अंतर्गत बेसिस ऑफ चार्ज को लिया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, या लैंड या बिल्डिंग या उसके आसपास का एरिया जिसमें आप रह रहे हैं या आपने उस भूमि को किराए पर दिया है, उस घर को किराए पर दिया है, उससे तात्पर्य है। सेकंड पॉइंट यहां पर आता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप किराए पर देते हैं, राइट, तो उसका ओनर लैंडलॉर्ड को होना जरूर, एसएससी को होना जरूरी है। उसका ओनर या लैंडलॉर्ड कौन होगा? एसएससी। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। यदि आपने क्या करा है, आप जिस संपत्ति को आप किराए पर दे रहे हो उसके ओनर आप नहीं हैं, तो बेसिस ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 22 में ये पॉइंट कवर नहीं होगा और उसका वैल्यूएशन यहां पर नहीं होगा, और जो इनकम जनरेट होगी उस हाउस से वो अदर सोर्सेस में जाकर क्या होगी? टैक्सेबल। इसलिए हमें यहां पे ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति मकान संपत्ति को किराए पर देता है तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि क्या वह स्वयं उस मकान संपत्ति का मालिक है, लैंडलॉर्ड है, ओनर है, तभी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद आता है कि जो प्रॉपर्टी जिसमें हमारे एसएससी की स्वयं की प्रॉपर्टी है लेकिन वो उसमें स्वयं व्यवसाय करता है, स्वयं का व्यवसाय करता है, ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस इन दैट प्रॉपर्टी, तो वहां पर इनकम तो जनरेट हो रही है, राइट, बट दैट इज नॉट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट फ्रॉम बिजनेस। फिर से देखिए इस पॉइंट को कि यदि एक मकान संपत्ति हमारे एसएससी की है, इसमें वह रहता नहीं है, राइट, वो अपना बिजनेस करता है, तो उस मकान संपत्ति से आय तो जनरेट हो रही है बट दैट इज नॉट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रॉम हिज बिजनेस। तो ऐसी इनकम को भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, ये अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या होगी? टैक्सेबल। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कितने प्रकार की मकान संपत्तियां हैं? सर्वप्रथम हम देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यानी स्वयं का मकान। ठीक है, स्वयं का मकान का यहां पर तात्पर्य है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो एसएससी है, जिसका हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये जो मकान है उसका ओनर वह स्वयं है, तो एसएससी का स्वयं का मकान। अब वो इसका दो तरीके से प्रयोग कर सकता है, स्वयं के निवास हेतु भी और स्वयं के व्यवसाय हेतु भी। अगर वह स्वयं के निवास हेतु इसका प्रयोग करता है, मतलब ही इज ऑक्यूपाइंग दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिमसेल्फ, राइट, तब ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कि अगर अपने निवास के लिए वो उसका उपयोग कर रहा है तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडरेशन में होगी, राइट। लेकिन यदि वो स्वयं की हाउस प्रॉपर्टी स्वयं के व्यवसाय हेतु अगर प्रयोग में लाता है, अगर वो क्या करता है, अपनी खुद की हाउस प्रॉपर्टी में वो रहता नहीं है बट ही इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इनकम तो जनरेट हो रही है इस मकान से लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से नहीं हो रही है, दैट इज फ्रॉम हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ऐसी वाली जो स्वयं के व्यवसाय हेतु वाली मकान संपत्ति है उसको हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल होगी, टैक्सेबल होगी, राइट। इसके बाद आता है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है किराए से दी हुई मकान संपत्ति। यह भी हम दो तरीके से दे सकते हैं, किसी को रहने के लिए हम किराए से दे सकते हैं या किसी को व्यवसाय करने के लिए किराए से दे सकते हैं। दोनों ही पॉइंट में हमारे एसएससी को जो मकान का मालिक है, ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उसको किराया प्राप्त हो रहा है, राइट, इनकम इज जनरेटिंग फ्रॉम दिस हाउस। तो ऐसी वाली हाउस प्रॉपर्टी इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडरेशन में लेंगे। थर्ड वन इज पार्टली लेट आउट। पार्टली लेट आउट का मतलब होता है कि सपोज दिस इज अ हाउस, 50% पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 50% पार्ट इज लेट आउट। तो इस तरह की जो मकान संपत्ति होती है तो उसका हमें वैल्यूएशन किस प्रकार करना है वो हम सीखेंगे। ओके, चलिए अब आता है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। एक ऐसी मकान संपत्ति जो अपने पूरे वर्ष भर किसी को रहने के लिए या व्यवसाय के उद्देश्य से किराए पर दी है, इसको हम कंसीडर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, राइट। इसके बाद आता है लेट आउट फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ माह तो किराएदार रहा, कुछ माह घर खाली रहा, या फिर कुछ माह नियोक्त जो ओनर है, राइट, ओनर इन द सेंस जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान का मालिक है, वो स्वयं उस घर में रहा और बाकी के समय वो मकान खाली रहा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को हम फिर से समझते हैं, लेट आउट सम पार्ट ऑफ द ईयर। पहला पॉइंट हम लेते हैं कि यदि मकान कुछ माह खाली रहा है, ठीक है, 12 महीने होते हैं,
तो किराएदार 9 महीने रहा और बाकी के 3 महीने मकान खाली रहा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज पूरे 12 महीने में से 6 महीने लैंडलॉर्ड ने स्वयं इसको ऑक्यूपाइड किया एंड रिमेनिंग जो 6 मंथ्स थे वो वैकेंट रहे हैं, खाली रहे हैं। और फिर पार्टली लेट आउट का ट्रीटमेंट ऐसे वाले केसेस में हम देखेंगे, राइट। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि एनुअल रेंटल वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट आया है एनुअल रेंटल वैल्यू का, ये तभी अराइज होगा जब हम अपनी मकान संपत्ति को लेट आउट करेंगे। यदि हमने किराए पर नहीं दी है अपनी मकान संपत्ति तो वार्षिक किराया मूल्य या एनुअल रेंटल वैल्यू ऑलवेज निल होगा, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तभी वहां पर हमें डिटरमाइन करना होगा वार्षिक किराया मूल्य। यदि प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पस, राइट, स्वयं का मकान स्वयं के निवास हेतु, ये वाली स्थिति है, तो ऑलवेज यहां पर रेंट तो जनरेट नहीं होगा क्योंकि हम स्वयं रह रहे हैं उस मकान में। तो एनुअल रेंटल वैल्यू जिसमें हम स्वयं रहते हैं वो ऑलवेज क्या होगी, निल। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी हम लेट आउट करेंगे तो आपको किराया प्राप्त होगा। तो हमें सर्वप्रथम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल रेंटल वैल्यू को निर्धारित करना पड़ेगा और वो हम कैसे निर्धारित करेंगे वो क्वेश्चन अराइज होगा। तो यहां पर एक पहला हमने पॉइंट लिया है कि ऐसी मकान संपत्ति जो आपने किराए पर तो दी है लेकिन वहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता। जब किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता तब हम उस समय ARV या एनुअल रेंटल वैल्यू को किस प्रकार निर्धारित करेंगे। पुनः हम एक बार हाउस प्रॉपर्टी के जो प्रकार हैं उनको समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहला हाउस प्रॉपर्टी का प्रकार है या टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है या मकान संपत्ति का प्रकार है वह है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आशय क्या है कि स्वयं का मकान, राइट। अब जो स्वयं का मकान है वो दो तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसको उपयोग में ला सकते हो। और वो दो प्रकार क्या है कि स्वयं का मकान स्वयं के निवास हेतु, स्वयं का मकान स्वयं के व्यवसाय हेतु। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्वयं का मकान है और वो आप अपने निवास के लिए यूज में लाते हैं तो उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडरेशन में लिया गया है। उसका कारण भी अपन देखेंगे कि क्यों लिया गया है, आगे आने वाले इसमें मैं आपको बताऊंगी। और जो सेकेंड पार्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस, स्वयं का मकान जिसमें हम रहते नहीं हैं लेकिन अपना व्यवसाय करते हैं। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडर नहीं किया गया है, राइट। क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा मकान तो है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें व्यवसाय चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में इनकम तो जनरेट होगी बट वो जो इनकम जनरेट होगी दैट इज नॉट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर योर ओन बिजनेस, राइट। तो ये जो इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम बिजनेस ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडरेशन में नहीं लेंगे बिकॉज इट इज नॉट एन इनकम जनरेटेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको कहां पे ले जाएंगे फिर ऐसे इनकम को, तो इसको हम जो आपका थर्ड हेड है बिजनेस हेड वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। सीधे वर्किंग नोट में लिख देंगे कि दिस हाउस प्रॉपर्टी जिसमें एसएससी अपने स्वयं का मकान अपने व्यवसाय हेतु यूज करता है नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, नाउ जो सेकेंड पार्ट है दैट इज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मीन्स क्या, किराए से दिया हुआ मकान। तो जब हम अपनी मकान संपत्ति को किराए पर देते हैं तभी वहां पर आपकी इनकम जनरेट होती है, राइट। रिमेंबर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड का नाम है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हमें कब प्राप्त होगी, जब हम उसको किराए पर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं देंगे तब तक हमें मकान संपत्ति से आय जनरेट नहीं होगी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। इसमें क्या बोला इन्होंने, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, किराए से दी हुई मकान संपत्ति, इसको दो भागों में बांटा है, रहने के लिए किसी को किराए से देना या किसी को व्यवसाय करने के लिए किराए से देना, राइट। तो जो भी ओनर ऑफ द हाउस है वो किसी को रहने के लिए दे सकता है, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकता है, या फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर सकता है। चाहे वो किसी को रहने के लिए दे चाहे किसी को व्यवसाय करने के लिए दे, जो भी ओनर या लैंडलॉर्ड है उस हाउस प्रॉपर्टी का उसको रेंट के रूप में इनकम प्राप्त हो रही है। तो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। थर्ड वन इज पार्टली लेट आउट। एक मकान संपत्ति है, उसका 50% पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड 50% पार्ट लेट आउट है। तब ऐसे वाले मकान संपत्ति में आपको प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस को, अगर पूरे घर के एक्सपेंसेस दिए तो आपको प्रोपोर्शनेटली क्या करने होंगे, एलोकेट करने होंगे और फिर कैलकुलेशन करना होगी। गॉट माय पॉइंट। चलिए
अब आते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर। ये एक ऐसी मकान संपत्ति है जिसमें पूरे 12 महीने आपने किसी को रहने के लिए किराए पर दिया है या फिर आपने व्यवसाय के उद्देश्य से 12 महीने ये प्रॉपर्टी लेट आउट की है, राइट। इसके बाद आता है लेट आउट सम पार्ट ऑफ द ईयर। इसका अर्थ क्या है कि पूरे 12 महीने जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किराए पर नहीं उठी है, राइट। पहला एग्जांपल लेते हैं कि 12 महीने से 9 महीने, 12 महीने में से 9 महीने किराएदार रहा और 3 महीने प्रॉपर्टी खाली रही, राइट। ये हो गया एक। और दूसरा आ गया कि मकान मालिक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर रहा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर यानी सम पार्ट ऑफ द ईयर ऑक्यूपाइड बाय ओनर एंड सम पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो आपका हाउस क्या रहा, वैकेंट रहा। तब ऐसे में हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो आपका इस वाले पॉइंट को कवर करेगा। फिर आता है पार्टली लेट आउट। फिर इसमें देखना पड़ेगा कि जो आपने हिस्सा किराए पर दिया है तो उसमें भी ये हो सकता है कि अगर 50% पार्ट आपने किराए से दिया है तो उसमें 12 महीने किराएदार नहीं रहा है, कुछ समय के लिए रहा और कुछ माह मकान क्या रहा, खाली रहा। तो ऐसी मकान संपत्तियों का वैल्यूएशन किस प्रकार होगा वो हमें सीखने को मिलेगा, राइट। अब हम देखते हैं एनुअल वैल्यू का निर्धारण, एनुअल रेंटल वैल्यू का निर्धारण। आपको ध्यान में रखना है एनुअल रेंटल वैल्यू, वार्षिक किराया मूल्य, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARV भी कहते हैं। तो ये जो ARV है या वार्षिक किराया मूल्य है, आपको ध्यान रखना होगा कि यदि प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है यानी कि मकान संपत्ति आपने किराए पर नहीं दी है और आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको किराया तो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी दिशा में जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होगी उसका ARV ऑलवेज क्या होगा, नील। क्यों नील होगा? बिकॉज एसएससी को रेंट तो रिसीव नहीं हो रहा है, he is residing in that property, owner is residing, owner himself resides in that property, वो खुद रहता है उस घर में, तो उसको रेंट तो प्राप्त नहीं हो सकता ना, तो उसमें वार्षिक किराया मूल्य आपका ऑलवेज क्या होगा, नील। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होगा कि एनुअल रेंटल वैल्यू हमें कब डिटरमाइन करनी है, कब निर्धारित करनी है? जब प्रॉपर्टी लेट आउट होगी, जब भी आप प्रॉपर्टी को किराए पर दोगे तभी उस समय हमें क्या करना होगा, एनुअल रेंटल वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना होगा। अब हमें देखना है यहाँ पर कि यदि एनुअल रेंटल वैल्यू हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें आपको देखना है कि उसमें रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल है या नहीं। अगर प्रश्न में दिया है कि रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन, तब उस समय हम एनुअल रेंटल वैल्यू को किस प्रकार निर्धारित करेंगे वो आपको सीखना होगा। एंड इफ रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तब ऐसे स्थिति में आप एनुअल रेंटल वैल्यू किस प्रकार निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ये समझना होगा। तो पहले हम लेते हैं कि प्रॉपर्टी लेट आउट है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए से दी हुई है, ओके। अब हमें यहाँ पर एनुअल रेंटल वैल्यू को निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, तो हमने बोला कि नो रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। जब रेंट कंट्रोल एक्ट या किराया नियंत्रण अधिनियम वहां पर लागू नहीं है और मकान किराए पर दिया हुआ है, तो हम वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? तो 3 वैल्यूज में कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पे विच एवर इज मोर, जो भी तीनों में से अधिक होगा जिस पर्टिकुलर वैल्यू का अमाउंट, वो हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू हो जाएगी। वो 3 वैल्यूज क्या होंगी? एक तो हम रेंट रिसीव लेंगे, जो भी आपको किराया प्राप्त हो रहा है वो पहले आप ले लीजिए, और जो नगर पालिका के द्वारा तय किया गया मूल्य है, म्यूनिसिपल वैल्यू, वो हम ले लेंगे, और थर्ड इज फेयर रेंटल वैल्यू, FRV, वो ले लेंगे। इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे और जो राशि अधिक होगी दैट विल बी योर ARV, एनुअल रेंटल वैल्यू, वार्षिक किराया मूल्य, व्हेन द रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, हम फिर से एनुअल रेंटल वैल्यू डिटरमाइन करने जा रहे हैं, बट पॉइंट यहां पर यह है कि अब यहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि हम कैसे समझेंगे कि रेंट कंट्रोल एक्ट यहाँ पर लागू है, राइट। अगर हमें प्रश्न में स्टैंडर्ड रेंट दिखता है, इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप समझ जाइए कि रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल इन दैट क्वेश्चन, राइट। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तब ऐसे स्थिति में हम जान जाएंगे कि वहां पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है, राइट। तो अब हम फिर से देख रहे हैं कि हम एक ऐसे मकान संपत्ति की वार्षिक किराया मूल्य की गणना करना सीखेंगे जिसमें प्रॉपर्टी तो लेट आउट है, राइट, और उसके बाद वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट भी लागू है। अब हम यहां पर ARV कैसे निर्धारित करेंगे? तो पहला केस लेते हैं, इफ एक्चुअल रेंट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेंट,
यदि वास्तविक किराया, जो किराया आप प्राप्त कर रहे हो, रेंट रिसीव्ड जो है, दैट इज मोर देन प्रमाणित किराया या स्टैंडर्ड रेंट, राइट। फिर से देखिए, यदि एक्चुअल रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है, एक्चुअल रेंट इज दिस एंड स्टैंडर्ड रेंट इज दिस, विच वन इज मोर? एक्चुअल रेंट इज मोर, तो एक्चुअल रेंट विल बिकम दी ARV। सिंपल फंडा क्या है कि यदि स्टैंडर्ड रेंट भी क्वेश्चन में दिया है, एक्चुअल रेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, और अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेंट कम है, तो फिर हम एक्चुअल रेंट को ही अपनी ARV मानेंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जो एक्चुअल रेंट है ना, दैट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट ये है एंड एक्चुअल रेंट इज दिस वन, है ना, तो कम हो गया। स्टैंडर्ड रेंट इज दिस, एक्चुअल रेंट इज दिस, तो यहां पर अब एक्चुअल रेंट कम हो गया। अब हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट क्योंकि एक्चुअल रेंट से ज्यादा है, तो रिमेनिंग जो टू वैल्यूज हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज में से अगर कोई एक वैल्यू इस स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो जाती है या दोनों ही वैल्यूज ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट को फिर ARV मानेंगे। सेकेंड पॉइंट को फिर से ध्यान से सुनिए। इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेंट, मतलब एक्चुअल रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट से कम है, लेकिन फेयर रेंटल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू या ये दोनों स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है, तब ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड रेंट विल बिकम दी ARV। गॉट माय पॉइंट? चलिए थर्ड में आते हैं। इफ स्टैंडर्ड रेंट इज मोर देन ऑल द रिमेनिंग थ्री वैल्यूज, ऑल द रिमेनिंग थ्री वैल्यूज का क्या तात्पर्य है कि रेंट रिसीव्ड, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू तीनों ही स्टैंडर्ड रेंट से कम है, और इन तीनों से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? स्टैंडर्ड रेंट। तब हम स्टैंडर्ड रेंट को इग्नोर करेंगे, इन तीनों वैल्यूज में कंपैरिजन करेंगे, whichever is more that will be your ARV। मैं फिर से आपको बताती हूं, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो हम ARV किस प्रकार डिटरमाइन करेंगे? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट केस, इफ एक्चुअल रेंट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट यहां पर है, स्टैंडर्ड रेंट इज दिस, तो एक्चुअल रेंट इज मोर, ओके, सो एक्चुअल रेंट विल बिकम दी ARV, ओके। सेकेंड पॉइंट इज एक्चुअल रेंट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज दिस, एक्चुअल रेंट इज दिस, ओके। तब ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे कि जो रिमेनिंग टू वैल्यूज हैं, दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्यूनिसिपल वैल्यू, या ये दोनों स्टैंडर्ड रेंट से अधिक हो जाती हैं, तब फिर स्टैंडर्ड रेंट विल बिकम दी ARV। गॉट माय पॉइंट? एंड थर्ड वन इज जो रिमेनिंग ऑल द रिमेनिंग थ्री वैल्यूज, दैट इज रेंट रिसीव्ड या एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, ये तीनों स्टैंडर्ड रेंट से कम है एंड स्टैंडर्ड रेंट इज मोर देन दिस थ्री वैल्यूज, तो इग्नोर द स्टैंडर्ड रेंट, कंपेयर द थ्री वैल्यूज, whichever is more that will be your ARV। गॉट माय पॉइंट? आपको थर्ड वाले केस में क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो सर्वाधिक उसका मूल्य है, लेकिन जो बची हुई तीन वैल्यूज हैं, रेंट रिसीव्ड, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये तीनों वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से कम है, तब हमें स्टैंडर्ड रेंट को इग्नोर कर देना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, और बची हुई जो तीन वैल्यूज होगी उसमें कंपेयर करके whichever is more, वो हमारी क्या हो जाएगी? ARV। गॉट माय पॉइंट? चलिए अब हम देखते हैं कि एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अभी आपने ARV कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सीखा, अब हम देखेंगे वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं। तो वार्षिक मूल्य निकालने का फॉर्मूला है एनुअल रेंटल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। रिमेंबर, एनुअल रेंटल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, ओके। तो एनुअल रेंटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? रेंट रिसीव्ड, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, whichever is more, और उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे? दैट इज म्यूनिसिपल टैक्स। तो जो हम ARV में से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें आसानी से वार्षिक मूल्य, AV या एनुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ओके। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 24 की डिडक्शन के बारे में, देखते हैं कि सेक्शन 24 की डिडक्शन हमें क्या बताती है और इसका प्लेस क्या है, कब ये आपके उस क्वेश्चन में आनी चाहिए, वो आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज वी विल डिटरमाइन द एनुअल रेंटल वैल्यू। आपको देखना है हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसी से आपको इनकम जनरेट हो रही है और उसी से संबंधित ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ARV भी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में ही डिटरमाइन करेंगे, राइट। तीनों वैल्यूज में कंपैरिजन करके whichever is more वो आपकी ARV हो जाएगी। उसमें से हमने म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ले ली तो आपको एनुअल वैल्यू मिल गई। एनुअल वैल्यू जैसे आप प्राप्त कर लेते हो उसके पश्चात सेक्शन 24 आ जाता है। सेक्शन 24 में आपको ध्यान में रखना है, एक जो 24(1) की डिडक्शन है, दैट इज अ कंपल्सरी डिडक्शन
when you are calculating the income from house property or taxable income from house property, तब section 24(1) will be applicable. Okay, what is this section 24(1)? ये है standard deduction SD. ये हमें एनुअल वैल्यू ज्ञात करने के पश्चात ही अपन SD प्रोवाइड कर पाएंगे. तो जो SD है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो हमें क्या करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है उसकी. तो जो भी AV आपने कैलकुलेट किए, वार्षिक मूल्य निकाला है, उसका 30% जो होगा दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन और SD. पॉइंट यहां पर आता है कि जो 30% रेट है ये क्या है, दिस इज अ नोटिफाइड रेट. ये भी एक अधिसूचित दर है, वी कैन नॉट चेंज इट, हम इसको बदल नहीं सकते, ये हमें ध्यान में रखनी है. ये प्रश्न में भी आपको नहीं दी हुई रहती है, तो हमें केवल ध्यान रखना है. जहां पर भी हमें बोला होगा कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे SD वहां पर प्रोवाइड करना होगी एट द रेट 30%, राइट, क्योंकि ये नोटिफाइड रेट है. अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 30% क्या है, 30% में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ. थोड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं नीचे वाला. स्टैंडर्ड एंड के पश्चात हम इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये दो ही डिडक्शन सेक्शन 24 में अवेलेबल है. एक तो SD एट द रेट 30% ऑफ AV या ऑन AV, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन. ये दोनों डिडक्शंस जब हम प्रोवाइड कर देते हैं फ्रॉम AV, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या कर योग्य मकान संपत्ति की राशि हमें प्राप्त हो जाती है. अब अपन उसी पॉइंट पे आते हैं. ये जो 30% है, व्हाट डज इट मीन. आपको देखना है कि 30% में क्या क्या शामिल है. आपको देखना होगा कि हम क्या करते हैं, जो ओनर है वो क्या करता है, अपने घर की मरम्मत करवाता है, रिपेयरिंग करवाता है, उसको रिनोवेट करवाता है, राइट. फिर वो किराएदार को वो घर देता है रहने के लिए, राइट. इसके बाद सपोज हम एक भोपाल शहर का उदाहरण लेते हैं कि हम रहते हैं BHL में, और जो हमारी मकान संपत्ति है वो कहाँ है, वो है सपोज कोलार में. ओके, तो जो कोलार में हमारी मकान संपत्ति है वो हमने लेट आउट की, किराए से दी. तो हमने किराएदार को क्या कहा है कि हम हर महीने के महीने आएंगे और आप हमें किराया दोगे, राइट. हर महीने के महीने हम किराया प्राप्त करने के लिए कोलार जाएंगे. मकान जो मालिक है वो हर महीने के महीने फ्रॉम BHL टू कोलार किराया कलेक्ट करने के लिए जाता है. ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, बट मकान मालिक उसको स्वीकार नहीं करता. उसको हर महीने के महीने जाके अपने घर को देखना होता है कि किस प्रकार से मेरे इस घर को किराएदार ने मेंटेन किया हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. और इस आशय से वो स्वयं हर महीने के महीने किराया प्राप्त करने के लिए अपने उस कोलार वाले मकान में जाता है. नाउ पॉइंट इज दैट कि जब वो BHL से कोलार तक जाता है, क्या कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग टू कलेक्ट रेंट. वह किराया प्राप्त करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए जा रहा है. तो आपको देखना है कि मैं अगर 10,000 रुपीज़ प्राप्त करने के लिए जा रही हूँ किराया, तो उसके लिए मुझे 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ तक का कन्वेंस भी लग रहा है. तो ऐसे स्थिति में वो बोलता है कि मुझे कलेक्शन चार्जेस की छूट मिले. मैं किराया अगर 10,000 है तो उसमें से मैं 9,500 ही रिसीव कर रहा हूँ. वाई, बिकॉज मुझे जो कन्वेंस चार्जेस लग रहा है आने जाने का डेट इज 500. तो वो बोल रहा है कि 9,500 रुपीज़ मेरा रेंट रिसीव्ड होना चाहिए पर मंथ. वाई, बिकॉज मुझे कलेक्शन चार्जेस का 500 रुपीज़ पे करना पड़ता है. तो रिपेयरिंग, कलेक्शन चार्जेस, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस 30% में कवर कर दिए हैं. और ये मान लिया गया है कि हर मकान मालिक अगर अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, किराए से देता है, तो इस तरीके के एक्सपेंसेस तो उसको करने ही पड़ते होंगे, राइट. भले वो ना करे लेकिन करने ही पड़ते होंगे, ये मान लिया गया है. और इसीलिए जो भी ओनर अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है तो उसको 30% की SD वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है. तो ये जो एक्सपेंसेस मैंने आपको अभी बताए, रिपेयरिंग चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, रिनोवेशन चार्जेस, राइट, इसके बाद आपके ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, राइट, एनुअल चार्जेस, तो ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस अगर हमें प्रश्न में अलग से दिए हुए होंगे तभी भी इग्नोर दैट एक्सपेंसेस. वाई, बिकॉज वो सब के सब कहाँ पर कवर हो जाएंगे, 30% में. तो उसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है. और अगर प्रश्न में ये एक्सपेंसेस बताए ही नहीं गए हैं तभी भी हम मान लेते हैं कि हर कोई ओनर या मकान मालिक अपने घर के लिए, अपने जो भी उसने किराए से प्रॉपर्टी दी हुई है, जो प्रॉपर्टी लेट आउट है, उसके लिए उसने ये खर्चा किया ही होगा, राइट. इसलिए SD कंपल्सरी डिडक्शन के अंतर्गत
आती है और हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि मैंने मकान के रिपेयरिंग, रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट यहां पर प्राप्त हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, यदि मैंने लोन तो लिया है बट नॉट फॉर द रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन और परचेसिंग ऑफ द हाउस और रिपेयरिंग ऑफ द हाउस, मैंने वो जो लोन लिया दैट इज फॉर बाइंग अ कार, कार को खरीदने के लिए लोन लिया है एंड उसका इंटरेस्ट मैं हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर रही हूं, क्या आप उसको दोगे? कभी भी नहीं। आपको ध्यान रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन तभी मिलेगी जब हमारे एसएससी ने वो लोन हाउस प्रॉपर्टी से कंसर्न पर्पस के लिए ही उसको यूज किया होगा या उस पर्पस के लिए लिया होगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी के केस में। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एंड इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मीन्स व्हाट, कि एक ऐसी मकान संपत्ति जो एसएससी जिसका प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा हो और उस घर के निर्माण या क्रय या मरम्मत हेतु उसने लोन लिया है, तो जिससे भी जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसने लोन लिया है उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन वो पे कर रहा है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, उसका ट्रीटमेंट या उपचार हम किस प्रकार करेंगे वो देखना होगा। एंड सेकेंड पार्ट इज इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। लेट आउट मीन्स किराए से दी हुई मकान संपत्ति। यदि आपने मकान बना लिया है और उसको किराए पे चढ़ा दिया है, किराए पे उठा दिया है, some tenants are living in that house, right, and generate हो रही है income in the form of rent, और आपने ऐसे मकान को बनाने के लिए, क्रय करने के लिए, उसकी कुछ मरम्मत करने के लिए लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो हमें इन दो केसेस में देखना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या नियम है उसके लिए, वो ध्यान में रखना होगा। नाउ अब सबसे पहले हम लेते हैं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। यदि स्वयं का मकान है और आप स्वयं उसमें रह रहे हैं, रिमेंबर दैट स्वयं का मकान स्वयं के निवास हेतु, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपकी, उसमें आप बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं। बिजनेस रन वाला पार्ट टोटली इग्नोर, बिकॉज जो भी इनकम जनरेट होगी फ्रॉम बिजनेस, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वो ओनर अपने खुद के रहने के लिए उपयोग में ला रहा होगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे स्वयं का मकान है, हम रह रहे हैं उसमें और हमने लोन लिया हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मुझे कैसे मिलेगी, राइट? तो आप कैसे का ध्यान रखोगे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मकान मालिक है उसने इस मकान के निर्माण या क्रय या मरम्मत के लिए अगर लोन लिया है तो वो लोन उसने कब लिया है, डेट का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। ऑन विच डेट ही हैज टेकन द लोन, राइट? तो हम देखेंगे कि यदि उसने 1 अप्रैल 1999 के पहले लोन लिया है, 1 अप्रैल 1999 के पहले, राइट, तो 30,000 रुपीज का नोटिफाइड लिमिट का अमाउंट है। नोटिफाइड लिमिट इज 30,000। ये भी 30,000 अपने मन से अपन ने नहीं लिया है, दिस इज द नोटिफाइड लिमिट गिवन बाय इनकम टैक्स एक्ट। तो वो हमें दिया हुआ है 30,000 रुपए का। तो उसने क्या बोला है कि यदि मकान मालिक जो स्वयं अपने मकान में रह रहा है और उसने इस मकान को मरम्मत या निर्माण या क्रय करने के लिए लोन लिया है, तो लोन की डेट क्या है, ऑन विच डेट ही हैज टेकन द लोन। अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले ये लोन लिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 रुपीज मैक्सिमम छूट आपको उसकी देनी पड़ेगी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस में 40,000 आ रहा है तो अभी भी आप 40 और 30 का कंपैरिजन करोगे, बिकॉज द नोटिफाइड लिमिट इज 30 से एक्सीड की छूट आपको नहीं मिल सकती है। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 20 है एंड मैक्सिमम लिमिट इज 30, तो 30 एंड 20 में कंपैरिजन होगा एंड विच एवर इज लेस दैट विल बी डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। आपने मकान के मरम्मत, निर्माण या क्रय करने के लिए 1/4/99 के पश्चात लोन लिया है, एक तो 1/4/99 को या उसके पश्चात लोन लिया है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन की जो आपको छूट प्राप्त होगी दैट इज 2 लाख रुपीज।
बियॉन्ड दैट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट नहीं मिलेगी, अधिकतम 2 लाख रुपए की छूट प्राप्त होगी। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। यदि मकान संपत्ति किराए पर दी है तो इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का ले लेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन लोन, कि गत वर्ष में आपको कितना ब्याज आपने अपने ऋण पर चुकाया है, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये भी आपको प्रोवाइड करना होगा। बट जो ये सेकेंड है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बताती हूँ, एंड दैट सिंपल फॉर्मूला इज, इफ 4 पॉइंट्स आर देयर इन अ क्वेश्चन, राइट, दिस इज अ की पॉइंट आई एम गिविंग यू। 4 पॉइंट्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए आपको ध्यान रखना है। डेट ऑफ लोन टेकन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन। जब आपके ये 4 पॉइंट्स आपको दिख जाते हैं कहीं पर भी, ये चारों आपके पास अवेलेबल है, देन क्वेश्चन अराइज होगा कि आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन लोन को एलोकेट करोगे, एंड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहां पर आएगा? इन दिस पॉइंट। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, राइट। ये अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ऐसा किराया जो वसूल नहीं हुआ। कभी कभी किराएदार क्या करता है, ऑल द रूल्स जो भी बने हुए हैं दैट इज इन फेवर ऑफ टेनेंट, टेनेंट के फेवर में ज़्यादा नियम बने हुए हैं। अब ये टेनेंट क्या करता है कि हमें किराया देता ही नहीं है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, राइट, और एक दिन चले जाता है, हम उससे पूरा किराया प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अब आप अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इन केस ऑफ लेट आउट? आपको ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे लेट आउट नहीं भी बोलूंगी तो भी आपको ध्यान में आना चाहिए कि अनरियलाइज्ड रेंट का पॉइंट ही तब अराइज होगा जब प्रॉपर्टी लेट आउट होगी। अगर मैं स्वयं उस घर में रह रही हूँ और अनरियलाइज्ड रेंट है तो कुछ गलत बात हो जाएगी, है ना। तो हम क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी लेट आउट है तभी तो अनरियलाइज्ड रेंट होगा, किराएदार वहां पे रह रहा है और अब वो मेरा किराया नहीं दे रहा है, मैं उससे वसूल नहीं कर पा रही हूँ या वो किराया मुझसे वसूल नहीं हुआ, राइट। तब ऐसी स्थिति में ये अनरियलाइज्ड रेंट का पॉइंट अराइज होगा और इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम ARV निकाल लेंगे। ARV मैं आपको बता चुकी हूँ किस प्रकार निकालोगे, कंपेयर करेंगे वैल्यूज को, विचएवर इज मोर वो आपकी ARV हो जाएगी। अब उसमें से आप क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देंगे, जो किराया आपको प्राप्त नहीं हुआ है, डिडक्ट दैट रेंट, अमाउंट ऑफ रेंट, राइट, फ्रॉम ARV। तो वॉट एवर अमाउंट रिमेन्स दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, लेकिन आपको चाहिए नेट एनुअल वैल्यू या एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? तब हम क्या करेंगे, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे, एंड इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू। फिर हम सेक्शन 24 की डिडक्शंस देके हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो पूरे 12 महीने लेट आउट नहीं रही, सम पार्ट ऑफ द मंथ या सम पार्ट ऑफ द पीरियड हाउस प्रॉपर्टी क्या रही, खाली रही, किराएदार छोड़कर चले गया और हमने फिर बाद में बचे हुए रिमेनिंग पीरियड में भी उसको फिर से लेट आउट नहीं किया। तब ऐसे स्थिति में अब हम कैसे एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे? तो इसमें एक पॉइंट है कि जब आप एनुअल रेंटल वैल्यू ARV जब निर्धारित करते हो, तब वहां पर आप सपोज अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए लेट आउट एंड 3 मंथ्स खाली है, तो आप 9 मंथ्स का वहां पर रेंट रिसीट मत लिखिए। रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि पूरा रेंट रिसीट अभी आप पहले 12 मंथ्स का लिख दीजिए, भले ही आपको 3 मंथ्स का रेंट रिसीव नहीं हुआ है, आप इंटू 12 करके पूरे 12 महीने का रेंट रिसीव रख दीजिए। तो हम रेंट रिसीव 12 मंथ्स, म्यूनिसिपल वैल्यू 12 मंथ्स, फेयर रेंटल वैल्यू 12 मंथ्स, कंपेयर करके विचएवर इज मोर ARV आ जाएगी, उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करके AV निकाल लेंगे, एनुअल वैल्यू। और ये जो एनुअल वैल्यू होगी ना दैट इज फॉर 12 मंथ्स, बट आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी तो केवल 9 मंथ्स से लेट आउट थी, तो मुझे एनुअल वैल्यू 9 मंथ्स की चाहिए। ये जो एनुअल वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज फॉर 12 मंथ्स। तो अब हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू फॉर 12 मंथ्स में से जितने महीने प्रॉपर्टी खाली रही है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का वैकेंसी अलाउंस इसको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। 3 महीने का रेंट हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तो वी विल डिडक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। तो वैकेंसी हमने डिडक्ट कर दिया, वैकेंट पीरियड का रेंट, तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट पीरियड। इन दिस वे हमें एनुअल वैल्यू जो जितने महीने हमारी प्रॉपर्टी किराए पर उठी थी या किराएदार रहा था, उतने पीरियड का वार्षिक मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसका 50% पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सेल्फ रेसिडेंस है
एंड 50% पार्ट लेट आउट है। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पूरे घर का दिया है तो हमें 50-50% दोनों में करना पड़ेगा, राइट? जो भी एक्सपेंसेस हमें ऐसे दिए होंगे उसको 50-50% आप कैटेगराइज कर दोगे। ओके, चलो इसमें अब हम क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल रेंटल वैल्यू, जिसमें मैं स्वयं रह रही हूं, उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू क्या रहेगी, नील। उसमें एक डिडक्शन मुझे मिलेगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी है तब वो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस करके आएगा। क्यों? क्योंकि एनुअल रेंटल वैल्यू तो जीरो है, उसमें से हम डिडक्ट क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, तो माइनस में वो वाला अमाउंट आ जाएगा। और ये आपकी जो भी अदर हेड्स इनकम आएंगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, जब हम उनको सबको क्लब करेंगे उसमें से ये हमें मदद करेगी कि आपकी जो भी टोटल इनकम आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, वो उतने अमाउंट से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। गॉट माई पॉइंट, राइट? तो अभी हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में किस प्रकार से प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस हमें एलोकेट करने उसके बारे में देखा। अब अपन लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसमें हम एनुअल रेंटल वैल्यू पहले डिटरमाइन कर लेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस वो माइनस कर देंगे, एनुअल वैल्यू आएगी, रिडक्शन सेक्शन 24 में एसडी दे देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पूरे घर का दिया हुआ है तो जितना पार्ट लेट आउट है उतना ही प्रोपोर्शन हम इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ पर डिडक्शन के रूप में लेंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए, ओके। दिस इज लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग। आप इन लिंक्स का यूज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। रेफरेंसेस हैं कुछ, इन बुक्स को आप रेफर करिए। असेसमेंट, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेस पर कुछ MCQs हैं। अब अपन देखते हैं कि हमें कितना हाउस प्रॉपर्टी समझ में आया है। फर्स्ट MCQ इज एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड। जो वार्षिक मूल्य की गणना है वो की जाती है। कैसे की जाती है एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन? फर्स्ट ऑप्शन इज ARV प्लस MT म्यूनिसिपल टैक्स, ARV माइनस MT, ARV मल्टीप्लाइड बाय MT एंड ARV प्लस MT मीन्स म्यूनिसिपल टैक्स। तो मैंने बताया था आपको कि एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एनुअल रेंटल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करके। तो इसका आंसर सेकेंड होना चाहिए, ARV माइनस MT। ओके, आपने मुझसे पहले ही पता कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% इज कैलकुलेटेड ऑन। जो भी स्टैंडर्ड रेंट है, डिडक्शन है हमारा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% हम कैलकुलेट करेंगे, प्रमाणित कटौती, वो किस मूल्य के ऊपर 30% की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो पहला पॉइंट है म्यूनिसिपल टैक्स, सेकेंड इज फेयर रेंटल वैल्यू, थर्ड इज एनुअल वैल्यू एंड फोर्थ वन इज स्टैंडर्ड रेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो सबसे पहले तो अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तभी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का पॉइंट अराइज होगा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है हम एट द रेट 30% कैलकुलेट करेंगे ऑन एनुअल वैल्यू, एंड थर्ड जो आपका ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। थर्ड आपका जो MCQ है दैट इज एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज। जिस घर में मकान मालिक स्वयं रहता है उस घर का वार्षिक किराया मूल्य क्या होगा, क्योंकि हम स्वयं रहते हैं ना, तो हमें वार्षिक किराया, कुछ किराया प्राप्त होगा क्या? प्लीज रिमेंबर दैट ऑल, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हम स्वयं रह रहे हैं तो हमें किराया कैसे प्राप्त होगा? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट वन? पहला है म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकेंड इज फेयर रेंट, थर्ड इज एनुअल वैल्यू एंड फोर्थ वन इज नील। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, फोर्थ, राइट? वो वाला आंसर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिस घर में हम स्वयं रहते हैं हमें कोई किराया प्राप्त नहीं होता, तो वार्षिक किराया मूल्य क्या रहेगा, नील, क्योंकि किराया प्राप्त हो ही नहीं रहा है, तो नील इसका आंसर होगा। फोर्थ इज मैक्सिमम डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अगेंस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। स्वयं के आवास की दशा में ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है फॉर सेल्फ रेसिडेंस, अगर मेरा स्वयं का मकान है, मैं स्वयं उसमें निवास कर रही हूं, तो मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा?
तो मैंने आपको क्या बताया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हमें दो कैटेगरीज में इंटरेस्ट ऑन लोन को डिवाइड करना होगा। आपने लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 99 के पहले, तो मैक्सिमम रिडक्शन 30,000 होगी, और अगर 1 अप्रैल 99 को या उसके पश्चात लिया है तो 2 लाख रुपीस होगी। तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन है इसमें 40,000, सेकेंड इज 80, थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज 30,000 और 2 lakhs अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ लोन। तो यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन या सही उत्तर होना चाहिए। नाउ फिफ्थ वन इज डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज प्रोवाइडेड व्हेन। म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन अपन कब प्रदान करते हैं, किसमें से ये घटता है, या आपको ध्यान में रखना है कि म्यूनिसिपल टैक्स इज प्रोवाइडेड, जो भी नगर पालिका कर है इसकी कटौती कब प्रदान की जाती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गर्ल्स यहाँ पर कि अगर ये गवर्नमेंट पेड कर रही है तो क्या आप इसकी रिडक्शन प्रोवाइड करोगे, अगर टेनेंट पेड कर रहा है तो क्या आप इसकी रिडक्शन प्रोवाइड करोगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कर रहा है तो इसकी दोगे, और लैंडलॉर्ड यदि स्वयं इसकी पे करेगा तो दोगे। तो इसका आंसर होना चाहिए पेड बाय लैंडलॉर्ड। म्यूनिसिपल टैक्स यदि लैंडलॉर्ड स्वयं चुका रहा है क्योंकि वो उसका स्वयं का घर है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो इस लैंडलॉर्ड म्यूनिसिपल जो टैक्स है उसको वो स्वयं चुकाए अपनी संपत्ति का, राइट। यदि वो इसका भार किराएदार पर डालता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी नहीं, राइट। यदि वो स्वयं अपने मकान का म्यूनिसिपल टैक्स चुकाता है तब ऐसी दशा में उसको ये छूट प्राप्त होगी। तो इसका जो सही उत्तर है पेड बाय लैंडलॉर्ड वो होना चाहिए। एक और पॉइंट है म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड होना चाहिए पहली बात, तब डिडक्शन मिलती है। यदि म्यूनिसिपल टैक्स अनपेड है, यदि उसको चुकाया नहीं गया है, तब उसकी डिडक्शन ARV में से नहीं मिलेगी। और यदि म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट है तो भी ARV में से इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। म्यूनिसिपल टैक्स अगर लैंडलॉर्ड केवल चुकाएगा और पेड बाय लैंडलॉर्ड होगा तभी इसकी डिडक्शन मिलेगी, अनपेड होगा तो भी नहीं मिलेगी, रिमेंबर दैट। और जिस वर्ष आप इसको चुकाओगे फिर उस वर्ष हम उसकी डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे। और आपको फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े से करने होंगे जिसके बेस पर आप कैलकुलेशंस को सीख पाओगे और अपनी स्किल को अच्छी तरीके से शार्प कर पाओगे, जिसके बेस पर आप कहीं पर भी टैक्स कंसल्टेंसी या फिर जिनकी कैलकुलेशंस आप करते हैं, ये सारे हेड्स की जो कैलकुलेशंस है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, राइट, अदर सोर्सेज, इसमें महारत हासिल कर लोगे तो यू कैन ओपन, आप लोगों को मदद कर सकते हो कि किस तरीके से इनकी कैलकुलेशंस होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, वह एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो स्किल हमें डेवलप करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ज़रूर जो मैंने जो मुख्य बिंदु हाउस प्रॉपर्टी के समेटे हैं इस पर्टिकुलर हेड में, उनसे आप इतने तो एबल हो गए होंगे कि आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की या किसी और की भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करके उसको बता सकते हैं कि कितना टैक्स आपका बन रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं एक। सबसे पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें सपोज लिखा है कि हाउस इज ऑक्यूपाइड by landlord. Interest on loan is ₹10,000. अब इस क्वेश्चन में मुझे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है, हाउ विल वी विल कंप्यूट दैट। हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम from house property for the assessment year 2024-25. Particulars, 2 columns of amount. क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जो ARV होगी एनुअल रेंटल वैल्यू, क्योंकि मैं स्वयं रहती हूं इस घर में तो मुझे कोई भी किराया प्राप्त नहीं होगा। और इस हाउस प्रॉपर्टी में केवल एक छूट मिलती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में 10,000 दिया है तो मैं यहां पे 10,000 लिख दूंगी। 0 - 10,000 इज -10,000. दिस इज माई आंसर। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी तो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी तो है,
राइट। इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो है 10,000 रुपीज, राइट। लेकिन ये जो उसने लोन लिया है घर बनाने के लिए 5 लाख रुपीज का, ओके, वो किस डेट को लिया है? डेट ऑफ लोन इक्वल टू, हम ले लेते हैं ये सपोज 30 जून 1997। अब इस केस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे एनुअल रेंटल वैल्यू या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की? अगेन वी विल राइट कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम for the assessment year 2024-25. Again we will write particulars, 2 columns of amount. First of all we will write ARV. अब इस घर में हम स्वयं रह रहे हैं तो ARV क्या होगी? नील, राइट। अब पॉइंट यहां पर आएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया है 10,000 रुपए का, लोन हमने कितना लिया है? 5 लाख रुपए का। कब लिया है लोन हमने? 30/6/1997। अब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर लोन 1 अप्रैल 99 के पहले लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कैसे हम देंगे? तो हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले हम लेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दैट इज 10,000। और आपने लोन कब लिया है? 1/4/99 के पहले, 30/6/97 है ना, इसके पहले आती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, नोटिफाइड रेट, एंड नोटिफाइड रेट इज 30,000। अगर हमने 1/4/99 के पहले लोन लिया है तो नोटिफाइड रेट कितना होगा? 30। हम दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस। दोनों में से कम क्या है? 10,000 इज लेस, तो 10,000 बाहर आ जाएगा। 0 - 10,000 इज -10,000। सिमिलरली यदि हमने लोन 1 अप्रैल 99 को या इसके पश्चात लिया है, आफ्टर, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर, राइट, इस डेट को लिया है, तब हम क्या करेंगे? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन और नोटिफाइड रेट इंस्टेड ऑफ 30,000 क्या आ जाएगा? 2 लाख। विच एवर इज लेस 10 इज लेस, इस तरीके से आएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, वन मोर एग्जाम्पल। अब हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ओके। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में गिवन इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। सपोज लिखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज पर मंथ, okay. Municipal value is equal to suppose 8,000 rupees per month. Fair rental value suppose 11,000 rupees per month, okay. या इसको 11 की जगह अपन इसको कर लेते हैं 9,000, चलो 9,000 rupees per month, okay. This is the information. अब लिखा है म्यूनिसिपल टैक्स पेड by landlord, this is 3,000 rupees. Then repairing charges, repairing charges हमारे पास है सपोज 2,000 रुपीज के। कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस, ओके, ये है आपका 3,000. Then interest on loan, ये है आपका 2,000. This is the information. What you have to do is you have to compute the income from house property. आपको income from house property निकालनी है. ये अपन कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. अपन ये क्वेश्चन को इधर अंडरलाइन कर लिया इस पार्ट में. अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कौन से असेसमेंट ईयर के लिए करेंगे? फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट ले लेंगे, रादर 3 ले सकते हैं, वी विल टेक 3, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी या अच्छे से एलोकेट होकर दिखे। ओके सबसे पहले बिकॉज प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो इस क्वेश्चन में एनुअल रेंटल वैल्यू तो निकलेगी ARV। हम ARV कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो भी 3 वैल्यूज है, 3 में से 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकता है, उसके बेसिस पर हमें निर्धारित करना होगा कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी की ARV क्या होगी। इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं। एक तो रेंट रिसीव दिया हुआ है, अब मैंने लिखा और म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फिर मैंने लिखा और फेयर रेंटल वैल्यू भी हमें दी गई है। हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे और जो विच एवर इज मोर होगी, जो भी तीनों में से ज्यादा होगी, डेट विल बिकम अवर ARV। तो रेंट रिसीव कितना है? हम देख रहे हैं 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,20,000 रुपीज, ये हो गया रेंट रिसीव। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है? 8,000, 12 8 कितने होते हैं? म्यूनिसिपल वैल्यू इज 8,000 पर मंथ, तो 96,000 रुपीज, एंड फेयर रेंटल वैल्यू 9,000 रुपीज पर मंथ, तो 1,08,000 रुपीज। ओके अब हम क्या करेंगे? इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी दैट विल बिकम अवर ARV। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है? 1,20,000, तो हम ARV के सामने यहां पे लिख देंगे 1,20,000 रुपीज, दिस इज अवर एनुअल रेंटल वैल्यू। ओके अब इसमें से जब एनुअल रेंटल वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स में हम देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है पेड बाय लैंडलॉर्ड, कितने रुपीज? 3,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 3,000। नाउ 1,20,000 माइनस 3,000 इज 1,17,000। ये जो 1,17,000 रुपए आएगा, दैट इज अवर एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ये हमारी आ गई एनुअल वैल्यू, राइट। जैसे एनुअल वैल्यू आ जाएगी, तब अब हमें क्या करना होगा? डिडक्शन प्रोवाइड करनी होगी अंडर सेक्शन 24। जो कंपल्सरी डिडक्शन है दैट इज SD और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हम देते हैं एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में SD नहीं है, हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलवेज हमें SD वहां पर प्रोवाइड करनी है एट द रेट 30% ऑफ AV। ये भी ध्यान रखना है कि अगर AV गलत हुई तो SD गलत होगी और फिर पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। इसलिए ऑलवेज जब आप SD कैलकुलेट करने जाएंगे, तो फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए कि योर AV या एनुअल वैल्यू करेक्ट है या नहीं, राइट। चलिए, तो 1,17,000 इंटू 30/100, तो SD हमारी आ जाएगी 35,100, वो हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 35,100। सेकेंड पॉइंट जो डिडक्शन का हमें देना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउ मच इट इज? 2,000, तो हम ये 2,000 लिख देंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37,100 आ जाएगा। ये डिडक्शन का अमाउंट हो गया। नाउ ऊपर कितना है? 117,000। ओके, तो 0,0,9,9,7 7,99,000। This is income from house property. Income from house property. मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लेते हैं सपोज रेंट रिसीव्ड is 10,000 रुपीज पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू हम लेते हैं
8,000 रुपीज पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्स लेते हैं यहां पे 4,000 रुपीज, और इसमें अपन लिख देते हैं अनपेड। इसके बाद दिस इज द क्वेश्चन, और एक और पॉइंट ले लेते हैं कि हाउस इज वैकेंट फॉर 2 months। 2 महीने मकान क्या रहा है, खाली रहा है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट। हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट के कॉलम्स ले लेते हैं, 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स। जितना अच्छे से आप कॉलम्स बना लोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहले हम, क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो ऑलवेज हमें क्या निकालना होगा, ARV। ARV कैसे निकालेंगे? रेंट रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000। ओके। और म्यूनिसिपल वैल्यू, ये भी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 8,000 पर मंथ, तो 96,000 रुपीज आ जाएगा। 2 ही वैल्यूज है इस क्वेश्चन में, हम इन दोनों में ही कंपैरिजन कर लेंगे। विच एवर इज मोर, 120 इज मोर, तो 120 को हमने यहां पे लिख लिया। दिस इज अवर ARV। अब हम देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन के बारे में। म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दिया है 4,000, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, इट इज अनपेड। इसका मतलब इसको चुकाया नहीं गया है, तो हम यहां पे लिखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स बिकॉज इट इज अनपेड, तो नो डिडक्शन विल बी प्रोवाइडेड। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नील की जगह हम लिख देंगे डैश, 120 माइनस डैश इज 120। क्यों? म्यूनिसिपल टैक्स तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन तभी भी हमने यहां पर उसके अमाउंट को शो नहीं किया है। क्यों नहीं शो किया? बिकॉज इट इज अनपेड। जब ये पेड होगा और पेड बाय लैंड होगा, तब लैंडलॉर्ड होगा, तभी हम उसकी डिडक्शन यहां पर प्रोवाइड करेंगे, राइट। अगर सपोज अभी ये अनपेड है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर लैंडलॉर्ड इसको पे कर देता है, तो हम उस पर्टिकुलर ईयर में जाकर उसकी डिडक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो यहां पर म्यूनिसिपल टैक्स क्या हो गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज अनपेड। तो 120 माइनस 0, 1,20,000 रुपीज। नाउ ये जो आपके एनुअल वैल्यू आई है, दैट इज फॉर 12 मंथ्स, एनुअल वैल्यू फॉर 12 मंथ्स। अब नीचे एक और पॉइंट दिया है कि हाउस इज वैकेंट फॉर 2 months। 2 महीने मकान तो खाली रहा है, इसका मतलब 10,000 रुपीज पर मंथ रेंट था। तो यहां पर हमने क्या करा है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 लिखा है। 12 महीने पूरे ले लिए, जबकि मकान तो 10 महीने ही लेट आउट रहा है, उसने 10 महीने का ही किराया प्राप्त किया है। तो रूल क्या कहता है कि आप रेंट रिसीट पहले 12 से कर दीजिए, पूरे 12 मंथ से करिए, ईयरली शो कर दीजिए उसको। और यहां पर ये जो एनुअल वैल्यू आई आपकी 12 मंथ्स की आई, अब हम उसको यहां पे प्रोवाइड करेंगे वैकेंसी डिडक्शन। वैकेंसी डिडक्शन, कितने मंथ्स हाउस प्रॉपर्टी खाली रही है, 2 months, तो 2 months का उसको रेंट नहीं मिला है, तो 2 इंटू 1 महीने का रेंट कितना है, 10,000, सो 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। तो 20,000 रुपीज हम इसमें से माइनस कर देंगे। 120 माइनस 20 इज 1,00,000 रुपीज। ये 1,00,000 रुपीज जो होगी, इसको अपन क्या नाम दे देंगे, या इस 1,00,000 रुपीज को अपन क्या नाम दे देंगे, एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट पीरियड। लेट आउट पीरियड, 10 महीने प्रॉपर्टी लेट आउट थी, 10 महीने की एनुअल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम सेक्शन 24 की डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें SD देंगे एंड इंटरेस्ट ऑन इफ देयर इन क्वेश्चन, तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। मैं यहां पर आपको ऊपर बता रही हूं, हमारी जो एनुअल वैल्यू आई है फॉर 10 months फॉर लेट आउट पीरियड लिख देते हैं, फॉर लेट आउट पीरियड, वो कितनी निकली है, 1,00,000 रुपीज। ओके। अब इसमें से हम डिडक्शन लेंगे सेक्शन 24 के अंतर्गत। SD, इट इज अ कंपल्सरी डिडक्शन, ये आपको देना है एट द रेट 30% ऑन AV एनुअल वैल्यू। तो आपकी जो एनुअल वैल्यू निकली दैट इज 1,00,000।
तो 1 लाख इंटू 30/100 कितना अमाउंट लेंगे? 30,000। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं दिया है, तो वो नोटिफाइड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहां पर इसको लिख देंगे नील। सो 30 माइनस 0 इज 30 प्लस 0 इज 30,000 and 1 lakh minus 30,000 is 70,000 rupees. So this 70,000 is your taxable house property income. Taxable income from house property. आपने इसको भी समझ लिया अच्छे से? Got my point? Okay. Thank you so much. मुझे आशा है कि आप सब लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने कुछ मुख्य पॉइंट्स लिए जो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आप में क्रिएट कर सकें, आप इस हेड को अच्छी तरह से समझ सकें। वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया। आशा है कि आपको अच्छी तरीके से इसको समझ में आ गया होगा।